खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दुख व्यक्त किया है। प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि उन्होंने देश को एक ऐसा जननायक बेटा दिया जो देश विदेश में नाम कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का जो निधन है वो अत्यंत शोकपूर्ण और दुखद है, जो भारत देश के लिए एक क्षति है, क्योंकि मोदी जी की माताजी का जीवन जो 100 वर्ष का था वो जीवन नई जीवनी है और हर माँ उनसे ये शिक्षा लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की उम्र में आज सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हुआ। पीएम की मां के निधन पर जहां एक तरफ देश में शोक है, तो इसी कड़ी में संजय निषाद ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा, इस दुख की घड़ी में हम सभी प्रधानमंत्री के साथ हैं। ईश्वर और भगवान राम और निषाद राज से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को चरणों में जगह दे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के शीर्ष नेतृत्व करता है, उनको हमारी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे देश के वासियों की तरफ से उन्हें हम खड़े हैं, हम लोग उनके संबल दें। मैं तो ऐसी माँ को नमन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा लाल दिया, एक आदर्श दिया कि अभावग्रस्त जीवन में रहने के बावजूद भी अपना एक कहते हैं जेनेटिकल जीन्स जो होता है, अनुवांशिक गुण आते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से पाला, जो माँ प्रथम शिक्षिका होती है, इस तरीके से पाला कि आज पूरे देश के राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरीके के उनकी माँ को सद्दी संतानी पूरा देश नमन कर रहा है और मैं ऐसी माँ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की उम्र में आज सुबह निधन हुआ। सुबह 3:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पीएम की मां के निधन पर जहां एक तरफ देश शोक में है, तो वहीं हरीश रावत ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया और सांत्वना भी दी है। देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी जी की माता हीराबेन जी के निधन से सारा देश स्तब्ध है, सारा देश शोकमग्न है। हमारी पार्टी भी, मेरा परिवार भी, मैं भी, सब शोकमग्न हैं और हम इस अति दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के साथ हैं। हम सबकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। भगवान दिवंगत माता जी को अपने चरणों में स्थान दे और हम उस दिवंगत आत्मा को प्रणाम करते हैं जिसने एक कर्मवीर प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया है और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं हरिद्वार में भी अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संतों ने मनसा देवी मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री की मां के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर काफी तादाद में साधु संत मौजूद रहे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि आज सुबह उठने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री की माता के निधन का दुखद समाचार मिला। इससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरा देश शोकाकुल है। हम नहीं, माननीय मोदी जी नहीं, पूरा भारत शोकाकुल है। जितने भी हम सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, सभी को दुख है और आज हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पण की है मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। जब हमने ये घटना सुबह सुनी, हम बहुत दुखी हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक विनोद चमोली समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है और शोक संवेदना भी व्यक्त की है। तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में नए साल पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए मथुरा के डीएम पुलकित खरे और एसएसपी शैलेश पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक करी है। डीएम एसएसपी ने सभी स्थानीय अधिकारियों को 31 तारीख को आने वाले भक्तों के लिए दर्शन या आवागमन में किसी तरह की असुविधा उत्पन्न न हो, इसके लिए आदेश दिए हैं। तो इसी के साथ पुलिस विभाग के सभी पुलिसकर्मियों को भी ये निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की समस्या या श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मल्टीपल लेयर में पुलिस नववर्ष के उपलक्ष्य में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से जनपद मथुरा के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आते हैं, वहाँ दर्शन पूजन करते हैं और मुख्यतः वृंदावन में विशेष संख्या में, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उनका ये अनुभव सुरक्षित रहे और सुखद और सुगम रहे, इस ओर हमारे सारे प्रयास रहेंगे। इसके लिए हमारा प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है, मल्टीपल लेयर में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आउटर कॉर्डन, मिडिल पोर्शन में जो हमारे
होल्डिंग एरियाज हैं वहाँ तथा मंदिर जो हमारा कोर है वहाँ पे गेट्स पे तथा गर्भगृह में जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित कराई जाने की। नए साल के मौके पर लोग जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी जश्न की आड़ में हुड़दंग न मचने पाए ऐसे लोगों पर नकेल कसने की कवायद में जुटा हुआ है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और साथ में एसएसपी ने सख्त चेतावनी दी कि जश्न के नाम पर किसी भी व्यक्ति को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं होगी और अगर ऐसा होता है तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। नया साल जो है एक पर्व की तरह स्थान ले लिया, जैसे कोई पर्व त्यौहार होता है उसी तरह नए साल को भी लोग बड़े हर्षोल्लास से और परिवारजनों दोस्तों के साथ मनाते हैं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं इसमें जो नवयुवक हैं या कुछ लोग हैं जो इसको पर्व में जो है इस तरह के नए साल पर हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं और ओवर ड्रिंकिंग की शिकायतें रहती हैं और ड्रंक एंड ड्राइविंग की भी शिकायत रहती है और काफ़ी सारे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो वहीं यूपी के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ के नगर आयुक्त को 75 घंटे 75 जिलों में चलाए गए अभियान में अव्वल होने के लिए सम्मानित किया है। इससे पहले उन्होंने कहा इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश के शहरों की स्थिति को संवारा और सुधारा जा रहा है। साथ ही एके शर्मा ने कहा कि जिन 4 शहरों में G20 होना है वहां सभी काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। इसमें नगर निकाय का जो सारा अभियान चला रहा है स्वच्छता मिशन अभियान, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या अभियान रहा, कैसे कैसे सफलता आगे बढ़ेगी। जी सर, आज स्वच्छता के विषय पे हमने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ गोष्ठी रखी हुई है। गोष्ठी की बात करूं उसके पहले मैं आज थोड़ा हम लोगों के लिए शोक का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का आज दुखद देहावसान हुआ है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और माननीय प्रधानमंत्री जी सहित उनके समस्त परिवार को ये दुख सहने की भी शक्ति दे। आज का जो कार्यक्रम है, हमने पिछले दिनों जो विशेष प्रयास किए हैं सफाई के क्षेत्र में, पहला तो हमारा प्रयास था कि सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच सफाई होनी चाहिए। उसे हमारे सभी सफाई मित्रों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और पदाधिकारियों ने भी बिल्कुल अपना काम समझते हुए, आप देख रहे होंगे कि 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे इस ठंडी के सीजन में भी सफाई होती दिख रही है। अभी आप जिस रोड से लखनऊ से आए होंगे वो भी आप आते हुए नहीं देखा, जाते हुए देख लीजिएगा कि कितनी साफ और सुथरी दिखती है। तो इस प्रकार से उसका असर दिख रहा है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू करके हमने 4 विशेष अभियान चलाए थे, जिनमें अंतिम जो अभियान था वो था 75 घंटे 75 जिले 750 निकायों में विशेष सफाई अभियान। विशेष सफाई अभियान हमने इसलिए कहा उसको कि दैनिक सफाई पे तो हमारा एक तरह से नियंत्रण आ चुका था, लेकिन जो शहरों में, नगरों में जो बड़े बड़े कूड़े कचरे के ढेर होते हैं उन्हें कोई हाथ नहीं लगाता है। हमारा आपका सामान्य दृश्य होता है कि आते जाते बचपन से लेके आदमी जवान हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, फिर भी वो कूड़े का ढेर वहीं का वहीं पड़ा रहता है। ऐसे दृश्य कई बार तो लोगों ने कहा कि साहब आपका कितना धन्यवाद करें, हमारे घर का पता ही इस कूड़े के ढेर से जाना जाता था कि इस गली में जाओ वहाँ कूड़े का ढेर आएगा, उसके दाएं मुड़ जाना या बाएं मुड़ जाना। तो इस प्रकार मोहल्ले की, घर की पहचान कूड़े के ढेर से होने लगी थी। हमने एक काम अपने लोगों को दिया था कि ऐसे कूड़े के ढेरों को जो वर्षों से, दशकों से वहाँ पड़े हुए हैं, उन्हें हमें साफ करना है। उस दिशा में बहुत काम हुआ है। लगभग 4000 ऐसे कूड़े के ढेर हमने साफ किए हैं। उसके बाद हमने कहा कि आप लोग इसका सुशोभन करिए, क्योंकि एक बार हटा देना ही पर्याप्त नहीं है, फिर कल से लग जाएंगे, फिर गंदगी होने शुरू हो जाएगी। तो हमने कहा कि जहाँ बागीचा बन सकता हो वहाँ बागीचा बनाइए, जहाँ पार्क बन सकता हो बच्चों बुजुर्गों के लिए पार्क बनाइए, और कुछ नहीं तो घास लगा दीजिए, और कुछ नहीं तो फुलवारी लगा दीजिए। कहीं तालाब के किनारे हो तो वहाँ और सुशोभन अच्छे से तालाब के साथ कर दीजिए। इस प्रकार का काम काफ़ी हद तक हुआ है। उसमें जिन लोगों ने थोड़ी स्पर्धा का इसमें एलिमेंट जोड़ते हुए जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, उन लोगों को प्रोत्साहित करने का भी आज कार्यक्रम हमने यहाँ रखा हुआ है। मैं आशा रखता हूँ कि इन प्रयासों से राज्य के जो नगर हैं वो हमेशा के लिए स्वच्छ, साफ और सुंदर दिखेंगे। साथ ही हमने
ये भी प्रयास किया कि अगर देश और दुनिया में कुछ बेहतर हो रहा हो तो हमें सीखने की भी आवश्यकता है। ये नगर का मंत्री ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी, जिन्होंने कुल मिलाकर कहा कि नगर को बेहतर बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए सारा काम किया जाएगा और जो कूड़ेघर अभी हटाए गए थे और दोबारा फिर वहाँ पर अतिक्रमण होने लगा है उसको भी ठीक किया जाएगा और इसके साथ ही जो गाड़ियाँ कटना में नगर निगम को उनका भी बेहतर उपयोग किया जाएगा। G20 को लेकर अध्यक्षता मिलने के बाद भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी G20 की बैठक है और इसी को देखते हुए तैयारियों को लेकर योगी सरकार तैयारियों में जुटी है। ताजनगरी आगरा में भी फरवरी में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद मंडलायुक्त अमित गुप्ता खुद निगरानी कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लगातार भारत सरकार से तमाम राज्य सरकारें सक्रिय हो गई हैं और G20 के शिखर सम्मेलन को लेकर ताजनगरी आगरा में भी कई बैठकें होनी हैं और जिसमें फरवरी में कुछ बैठकें आयोजित हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। बीते दिनों यहां पर बुधवार को बैठक आयोजित की जो कि मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें PWD हो या स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निगम हो, आगरा विकास प्राधिकरण हो, आगरा प्रशासन या पुलिस हो, तब सभी विभागों का समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कॉलिंग के जरिए यहाँ पर अधिकारी को संबोधित किया और समीक्षा बैठक में जाना कि किस तरीके की गतिविधियाँ, किस तरीके की यहाँ पर विकास कराए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि आगरा के विकास के लिए, आगरा के सौंदर्यीकरण, क्योंकि यहाँ पर 20 देशों के, क्योंकि G20 के अंदर 20 राष्ट्र आते हैं, उनके यहाँ पर प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए शहर की सूरत इस तरीके से होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में आगरा का नाम, उत्तर प्रदेश और भारत का नाम एकदम अलग छवि देखने को मिले। इसीलिए अभी से सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक एक नज़र बनाए, हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए, तो इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में आगरा में और विकास कार्य दिखाई देंगे। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे चौराहों के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे वॉल पेंटिंग की बात हो, हर विभाग अपने कार्यों को अंजाम देने में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पुरातत्व विभाग भी के साथ साथ भारतीय रेलवे भी G20 के तैयारियों को लेकर जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप आगरा कैंट आते हैं तो वहाँ पर आपको G20 को लोगो दिखाई देंगे, वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड दिखाई देंगे, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कागजी कार्रवाई होती है, उसमें भी G20 का लोगो लगा हुआ है। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के तमाम विभाग G20 की तैयारियों में अभी से जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में G20 को लेकर जो आने वाले प्रतिनिधि आगरा के अंदर आएंगे या बनारस जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, तो यहाँ से किस तरीके की छवि ले के जाते हैं। और कह सकते हैं कि आगरा अभी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदीप रावत, जनता TV, आगरा। बलिया मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना ने लोक बंधु राजनारायण की पुण्यतिथि के मौके पर संध्या पर स्मृति समारोह का आयोजन किया। स्मृति समारोह का उद्घाटन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राजनारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए की। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि जीवन पर्यंत समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजनारायण ने संघर्ष किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनारायण तपस्वी थे जिन्होंने आजीवन वंचित वर्ग के उत्थान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया। लोक बंधु राजनारायण जी के पुण्यतिथि के स्मृति दिवस पर हम लोगों ने आज बलिया में कार्यक्रम किया। भारतीय राजनीति में परिवारवाद जो बढ़ रहा है उसको कैसे समाप्त किया जाए, उस पर राजनारायण जी के नीतियों पर चलकर काम करने का संकल्प लिया गया है। आज हम लोगों ने हजारों की संख्या में गरीब, मजलूम और वंचित वर्ग के लोगों के बीच में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम राजनारायण जी के स्मृति में किया है। राजनारायण जी ने जीवन पर्यंत समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास किया, पर उनके जाने के बाद इस देश में समाजवाद के नाम पर परिवारवादी घराने स्थापित हो गए। उन परिवारवादी घरानों के खिलाफ जंगे ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की जाते हुए सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इसकी सूचना मिलते ही देश भर में उनके प्रशंसक काफी आहत हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने के लिए मां मनसा देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और साथ ही मां मनसा देवी से ऋषभ पंत के लिए अनुष्ठान की बात उन्होंने प्रार्थना की है और साथ ही उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। के नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड के रतन है वो, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं।
जब हमें सुबह ये घटना का पता लगा तो हमें बहुत दुख हुआ। तो आज हमने मनसा देवी में उनके लिए पूजा, विशेष पूजा की है। मैं माँ भूति से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से जो है अपना। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2017-18 में हुई भर्ती परीक्षा में एक और बड़ा खुलासा सामने हुआ है। आपको बता दें कि ट्रेजरी के डबल लॉकर में रखी OMR मार्कशीट से छेड़छाड़ करते हुए 84 अंक कर दिए गए, जिससे एक महिला अभ्यर्थी परीक्षा में टॉप पर रही, जबकि वो मार्कशीट के डुप्लीकेट कॉपी में उसके सिर्फ 24 ही अंक थे। पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर रही है। ट्रेजरी में रखी और मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर उंगली उठाना भी शुरू कर दिया है। सुनिए। कल नया मामला आया है राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 17-18 में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, वो डबल लॉकर में जो छेड़छाड़ हुई और वहां से OMR शीट निकाल करके नंबरों को 24 को टॉपर बना दिया गया। भर्ती परीक्षाओं में अवैध तरीके से नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में नाथ नेत्री के परिवार के लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो मौके से पुलिस को फर्जी दस्तावेज, मोहर, नियुक्ति पत्र बरामद हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई है। देखिए, हमारे लिए हाकम सिंह या रेनू जो है मायने नहीं रखती। हमारे लिए मायने रखता है मुजरिम। जिसने भी जुर्म किया है, जिसने भी अपराध किया है, वो सलाखों के पीछे जाएगा, वो चाहे भाजपा से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो। देखिए, कांग्रेस का तो आप चरित्र जानते हैं, दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। जब मीठा मीठा तो वो गप गप करते हैं और खट्टा खट्टा थू थू करते हैं। तो अब उनको जवाब देना चाहिए कि उनके नेता भी इसमें संलिप्त हैं। अब इस विषय में कांग्रेस के पाले में गेंद है, वो बताए और वो अपना जो है शिष्टाचार दिखाएं इस वक्त कि उन्होंने अपने पदाधिकारियों को बाहर किया कि नहीं किया, या उन पर वो कोई सफाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज मेडिकल कॉलेज के सभागार में समीक्षा बैठक की है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज और आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की गई। बैठक में निदेशक सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में 1800 नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। हम 1800 वेलनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। वहाँ पे एक CHO रहेंगे, ANM रहेंगे, आशा दीदी रहेंगे और वहाँ पे 2-3 हजार आबादी के जो भी गांव आते हैं उन सबकी चेकअप कराया जाएगा। उनको वही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के एकमात्र उपजिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक निरीक्षण पर पहुंचने से सभी अस्पतालों में खलबली मच गई। मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल में काफी कमियां पाई हैं, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की पहल को लेकर सभी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश में अन्य इलाकों में बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चमोली जिले के दुमक गांव के मतदान केंद्र की ट्रैकिंग के दौरान प्रवासी मतदाताओं को रिमोट वोटिंग की आवश्यकता समझाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार निर्वाचन आयुक्त इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में उत्तर भारत के साथ ही उत्तराखंड में भी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के तमाम जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गरीब लोगों और प्रदेश में आने वाले यात्रियों को ठंड से बचाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रहा है। गरीब लोगों को गर्म कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।